हेलो प्यारे बच्चों, जौहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 की भाषा परीक्षण के क्रम में आज हम लोग अभ्यास के क्रम में चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने विगत वर्षों के अपठित अनुच्छेद या गद्यांशों को हल किया है, विलोम शब्द को हल किया है, पर्यायवाची शब्द को हल किया है, महत्वपूर्ण शब्दार्थ को हल किया है। तो बच्चों, हमने शब्दार्थ देखा, विलोम देखा, पर्यायवाची देखा और विगत वर्षों में पूछे गए पैसेजों को देखा। मैंने हल किया, हल करने के तरीकों को बताया। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके सभी भाषा परीक्षण के फोल्डर को खोल करके वहाँ से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बच्चों, हम एक नए सीरीज को लेकर चल रहे हैं जिससे एग्जाम में आपको पूछा जाता है 4 पैसेज। तो बच्चों, हम अब 4 पैसेजों को रोज प्रैक्टिस करेंगे। अब एक ही वीडियो में हम 4 पैसेज को पढ़ेंगे और उससे प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हम कम समय में अपने समय को भी कम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एक्यूरेसी सही कर सकते हैं, अपने सही से सही मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर सही कर सकें और हमें कम समय में, कितने कम समय में हम अपने 20 के 20 प्रश्नों को सही कर लेते हैं। उस प्रैक्टिस की सीरीज अब चल रही है। तो बच्चों, देर न करते हुए हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज पैसेज नंबर हम देखेंगे। पहले हमारा पैसेज हो जाएगा आपका जो है, आज हमारा पैसेज है अनुच्छेद 10। ठीक है, इस पैसेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इस पे आधारित उत्तरों को हम देंगे। ठीक है, और देखेंगे कितने सटीक तरीके से, कितनी आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, देर न करते हुए आपसे एक और निवेदन है, आप इस वीडियो को रोक करके भी आप पैसेज को पढ़िए खूब बढ़िया से और खुद सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी एक बार सीखिए, हमारे साथ चलने दीजिए वीडियो। इसके बाद दोबारा जब होगा तो इस वीडियो को रोक करके आप इसको प्रैक्टिस स्वयं करिए। ठीक है, चलो करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक लेखक थे। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। वे वर्ष 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी काव्यकृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। दिनकर की प्रमुख कृतियां हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता। इनकी कुछ कृतियां में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रकार से संक्षिप्त परिचय है, उनके बारे में है। उन पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बच्चों आप देखिए, आपको पहली लाइन में आपके इसके उत्तर मिल जाएंगे। सीधे यहीं से चले आइए, देख लीजिए कि रामधारी सिंह का दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। 30 सितंबर 1908 को। 30 सितंबर 1908 को देखिए, 30 सितंबर 1908 को यहाँ भी है और यहाँ पे देखिए 30 सितंबर 1908 से उमरिया है, गलत है। खगड़िया है, गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य है, गलत है। कौन सा जिला है? देखिए, मुंगेर जिला है। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न संख्या 1 का पहला ही विकल्प सही है और पहले लाइन से ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस काव्यकृति के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब दूसरे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं कि ज्ञान पहले नंबर, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सॉल्व करने का तरीका, ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखा कहाँ है। ठीक है, उसको अपने लाइन पैसेज में देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? अपनी काव्यकृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? उर्वशी ये है आपका, और उर्वशी आपका सही है।
ठीक है प्यारे बच्चों। फिर देखिए इनमें इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है। अब आपकी कृतियाँ कहाँ कहाँ हैं, आप देखिए ये कृतियाँ सब लिखा गया है दिनकर जी का। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है। रसिमरथी है, सही है। उर्वशी है, सही है। परशुराम की प्रतीक्षा है, सही है। चिंतामणि नहीं है, तो चिंतामणि यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका सही हो जाएगा। इसमें चिंतामणि इनका नहीं है। ध्यान दीजिए, कभी कभी बच्चे नहीं को नहीं पढ़ते हैं, हाँ को पढ़ लेते हैं और ठगाक से उत्तर देते हैं। तो बच्चों जल्दबाजी में उत्तर देना भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए प्रश्न को आराम से पढ़ें तो सटीक आंसर तभी आपको मिलेगा ना। कभी कभी नहीं को इग्नोर हो जाता है, ध्यान नहीं पड़ता। अब हम ये देखते हैं इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है, इसको भी बेटा हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है, यहाँ पे उर्वशी सही है, यहाँ पे ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा कि क्या पूछ रहा बच्चों कि किस वर्ष दिनकर जी की राज्यसभा में मनोनीत हुए थे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए मनोनीत राज्यसभा में सदस्य मनोनीत हुए थे, कब हुए थे, वे 1952 में। तो किस में क्या हुए थे, 1952 में राज्यसभा में वो मनोनीत हुए थे। ठीक है बच्चों। फिर क्या रहा, जन्म का विलोम शब्द क्या है, जन्म का विलोम शब्द क्या होगा, मृत्यु। ठीक है, जन्म की मृत्यु, जन्म क्या हुआ, मृत्यु, जन्म का विलोम मृत्यु। देखिए बच्चों, हमने आपसे कहा विलोम शब्द, ऐसे ही विलोम शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, इसी पाठ से संबंधित, इसी पैसेज से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपके नवोदय के महत्वपूर्ण विलोम शब्द हम जो है जब विगत वर्षों को प्रश्नों को पैसेजों को सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें बच्चों आपको मैं पढ़ा दिया हूँ, बता दिया हूँ। वहाँ पे जा कर के उनको नोट कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, जिससे आपकी ये एक प्रश्न भी सही हो जाए। क्योंकि 4 प्रश्न आपके पैसेज से रहेंगे, एक प्रश्न आपके उसी पैसेज पे आधारित विलोम शब्द पूछा जा सकता है, शब्दार्थ पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका एक पैसेज अब यहाँ पे सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिए, आपका इसमें पहले का पहला सही है, इसमें उर्वशी सही है, इसमें चिंतामणि सही है, 1952 सही है, मृत्यु सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पैसेज नंबर दूसरा देखते हैं, पैसेज नंबर 11। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब इस क्या कह रहा है, इस पैसेज को हमें पढ़ना है। क्या कह रहा है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण इस प्रकार दिया। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की कहानी है। इसको मेगास्थनीज लेखक जो है, जो कवि है, लेखक है, इसको लिख रहा है, इनकी विशेषताओं को बता रहा है कि जब सम्राट अपनी जनता से मिलने जाते थे तो शोभा यात्रा निकाला जाता था, सोने की पालकी में बिठाया जाता था, सोने चांदी से हाथियों को अलंकृत करके सैनिकों के साथ जो है जाते थे, और कुछ अंगरक्षकों भी पेड़ लेकर चलते थे, उस पे जो है प्रशिक्षित तोते भी बैठे रहते थे, और सम्राट के सिर पे हमेशा चक्कर लगाए रहे थे, और सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। राजा को हमेशा यही डर रहता था कोई उनकी हत्या करने का प्रयास ना करे, और उनके खाना खाने से पहले उनका एक खास नौकर उस खाने को चखता था, खाता था, तब उसके बाद राजा खाते थे। और एक कमरे में लगातार 2 रात नहीं सोते थे। वो अपना कमरा एक रात यहाँ तो दूसरी रात कहीं दूसरे कमरे में सोते थे।
चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा था। सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा था। देखिए कहाँ का राजा था। पश्चिम एशिया यूनानी राजा। कहाँ था। यूनानी राजा, यूनानी का राजा था। तो यहाँ क्या है, यूनान। देखिए आपको यहीं से उत्तर मिल गया। देखिए यूनान, यूनानी राजा। ठीक है, आज बात समझ में। मेगास्थनीज किसका दरबारी लेखक था। मेगास्थनीज किसका दरबारी लेखक था। किसका दरबारी लेखक था। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो किसका लेखक था। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी लेखक था। फिर आगे देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनता के सामने आने के अवसरों पर सम्राट को पालकी में बैठाया जाता था, घोड़े पर सवार घोड़ों पर बैठाया जाता था, उपहार दिया जाता था, तरह तरह के व्यंजन दिए जाते थे। उन्हें किस पे बैठाया जाता था। पालकी में बैठाया जाता। किसकी पालकी थी। सोने की पालकी थी। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, केवल आप पालकी तक दे सकते हैं। सम्राट सदैव किस बात से भयभीत रहते थे कि कोई उनकी चुप्पे से हत्या ना कर दे। इसी बात से वो हमेशा क्या रहते थे, भयभीत रहते थे। कोई उनका अपहरण कर ले, गलत है। उनकी प्रजा उनका विरोध ना कर दे, ये भी है। उन्हें घातक बीमारी ना हो जाए, उनको कोई किस डर रहता था, कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। देखिए ये है। अंगरक्षक का अर्थ क्या होता है। अंगरक्षक योद्धा, गलत है। रक्षा करने वाले सैनिक को हम अंगरक्षक कहते हैं। जो रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंगरक्षक। देखिए अर्थ पूछ लिए, तो इसलिए बच्चों ये आपका अर्थ वाला भी शब्दार्थ, जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ पूछे गए हैं उसको भी बेटा मैं कवर करके आपके विगत वर्षों में शब्दार्थ वाले वीडियो को जा करके प्लीज़ देख लीजिए, जिससे आपको ये चीज़ें, यहाँ तो मैं अंगरक्षक बता दिया, ठीक है, लेकिन आपको आगे वाली हो सकता है एग्जाम में आने वाले वहाँ पे आपको मिल जाए। इसलिए आप भाषा परीक्षण की जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। तो बच्चों देखिए ये भी आपका सॉल्व हो गया। इसमें क्या हुआ, पहला क्या आपका है, देखिए यूनान। दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा क्या है, पालकी में बैठाया जाता है। चौथा क्या है आपका, सम्राट कोई चुप्पे से हत्या न कर दे। और ये रक्षा करने वाले सैनिक को अंगरक्षक कहते हैं। तो बच्चों देखिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पैसेज को चलते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है कि एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी, तभी खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों बाप दादा की जमीन घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस को पलटन को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई लंबाई, गांव के घर खेत जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा कि गांव को नदी के किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी ज़मीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहां ज़मीन मिलेगी वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेन भी होंगी। नए गांव में वह सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी ना था। ठीक है, भी ना था। अब देखिए हम इस प्रश्न के पैसेज को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि एक दिन गांव वालों ने क्या समाचार सुना कि उनकी नदी पर बांध बनने वाला है। उनकी नदी पे क्या बनने वाला, बांध बनने वाला है। गांव के नदी के किनारे बसाया जाएगा। जहां बांध बनाया जाएगा वहां से उन्हें हटाया नहीं जाएगा, गलत है। बांध बनाने वाली जगह को बदले उन्हें ज़मीन नहीं दी जाएगी, गलत है। ठीक है, ये आपका पहला विकल्प, पहला देखिए आपका सही है। कुछ दिन बाद सरकारी लोग गांव कुछ दिन बाद सरकारी लोग
किसके साथ गांव-गांव पहुंचने लगे? व्यापारी को लेकर, मंत्री को लेकर, पुलिस पलटन को लेकर के। किसके लिए? देखिए कुछ दिन बाद सरकारी पुलिस पलटन को लेकर के गांव-गांव पहुंचने लगे। आप यहाँ से भी इसको देख लीजिए, आप उत्तर कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्या है कि सरकारी लोगों ने गांव वालों से क्या कहा? गांव को नदी के किनारे से हटाना होगा। ठीक है, गांव को क्या होगा? नदी के किनारे से हटाना होगा। गांव को नदी के किनारे ही रहने दिया जाए, गलत है। गांव को हटाने के बाद उन्हें बसाया नहीं जाए, गलत है। उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, ये आपका तीसरा का पहला है। फिर आगे देखिए क्या है बच्चों, गांव वालों को स्कूल, बिजली, अस्पताल की सुविधा कहाँ देने के लिए कहा जा रहा है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, जहाँ दूसरी ज़मीन मिलेगी बांध के पास, उसी गांव के नदी किनारे, नदी के पास। ये सब गलत है बच्चों। ये है जहाँ दूसरी ज़मीन मिलेगी वहाँ उनकी स्कूल, बिजली, अस्पताल की सुविधाएं दी जाएगी। देखिए ये दी है, ये है दूसरी जगह पर ज़मीन मिलेगी तो वहाँ स्कूल, बिजली, अस्पताल, बस, ट्रेनें भी होंगी। ठीक है, आगे देखिए डर। देखिए बच्चों, डर का विलोम क्या हो जाएगा? निडर। डर का विलोम क्या हो जाएगा? निडर। भय होता तो निर्भय, लेकिन यहाँ डर है तो डर का विलोम क्या होगा? निडर। देखिए बच्चे, विलोम शब्द पूछा है और आपको विलोम शब्द की भी महत्वपूर्ण सीरीज जो है विगत वर्षों में पूछे गए पैसेजों के साथ शुरू कराया गया था और वीडियो अपलोड है भाषा परीक्षण में। आप जा करके वहाँ से इसको आप जरूर देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आप एक बार और देख लीजिए, इसमें देखिए उनकी नदी पर बांध बनने वाला था पुलिस पलटन के साथ। एक नदी किनारे से हटाना होगा और जहाँ दूसरी जमीन मिलेगी और यहाँ हो जाएगा निडर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका एक और लास्ट देखिए, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्मा तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वह मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये पैसेज को हम लोग पढ़ लिए। अब इसको हम प्रश्नों को उत्तर करेंगे। क्या है? अंततः ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म क्या है? एक ही है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिए, अंततः ब्रह्मा, आत्मा ब्रह्मा एक ही है। तो आपका उत्तर यहीं से आपको मिल जाएगा। अलग अलग है नहीं, का अस्तित्व ही नहीं है, एक कल्पना है, एक ही है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि बुद्ध के चिंतक किस समय कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे? जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, जब तपस्या कर्म में लीन थे, जब वो एकांत थे। तो ध्यान दीजिए, जब वो उपदेश दे रहे थे, क्या दे रहे थे? उपदेश दे रहे थे। तब उस समय क्या थे? देखिए, कुछ लोग जब उपदेश दे रहे थे तो कुछ लोग थोड़ा कठिन प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे जब वो उपदेश दे रहे थे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये देखिए, जब वो उपदेश दे रहे थे, गौतम बुद्ध जी उपदेश दे रहे थे, यही आपका सही होगा, यहाँ एक ही होगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। क्या है? उपनिषद है। आपने इसमें देखिए, ये देखिए, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, शाब्दिक अर्थ देखिए आपको यहाँ दे दिया है, गुरु के समीप बैठना। तो क्या होगा? गुरु के पास ना बैठना गलत है। शिष्य को आचरण शिक्षा देना, गुरु के पास बैठना। आपका ये जो होगा, ये देखिए बच्चों, आपका ये उत्तर यहाँ पे गुरु के पास बैठना, यही आपका सही होगा। अब देखिए, गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? गुरु का विलोम शब्द होगा शिष्य।
गुरु का विलोम शब्द होगा शिष्य। इसके अकॉर्डिंग यहाँ शिष्य होगा, अध्याचार्य नहीं होगा, अध्यापक नहीं होगा, कर्मचारी नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा शिष्य। देखिए आप लोगों ने यहाँ विलोम भी शब्द देखा। देखिए बच्चों हम जो है देखिए 20 मिनट में आपके पैसेज को सॉल्व कर लिया गया, 4 प्रश्न पैसेज को। तो लेकिन बच्चों अभी जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे खूब बढ़िया से, तो ये 4 पैसेज जो होगा, ये 5 क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन जो 5-5 पूछा जाता है, 20 प्रश्न हम 20 मिनट नहीं बल्कि इसको हम 15 मिनट में भी कर सकते हैं। और सटीक सही 25 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसको खूब प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दार्थ आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे सभी वीडियो को देख लीजिएगा। उसको विलोम भी बताया गया, पर्यायवाची भी बताया गया है, शब्दार्थ भी बताए गए हैं। उनको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, जिससे आपके संभावित आने वाले प्रश्नों में जो आपके 2025 में पेपर होंगे, 26 में पेपर होंगे, 27 में पेपर होंगे, जब भी पेपर होगा तो आपसे उसमें से पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाएगा उसमें से तो आपको 1-2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तो आपको उसमें से मिल जाएगा। बाकी आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी एक्यूरेसी करिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो इसलिए हमने अब 4 पैसेजों का सीरीज शुरू कर दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब तक एक पैसेज पढ़ा जाता था, अब 4-4 पैसेज हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एग्जाम में भी ऐसा लगेगा कि तो मैं 4 पैसेज को मैं सॉल्व किया हूँ रोज़। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को जो है आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और मस्त रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।